मुंबई का दिल माने जाने वाली धारावी के दिन बदलने वाले हैं। एशिया के इस सबसे बड़े स्लम को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के चेहरे पर एक दाग समझा जाता रहा है, लेकिन अब इस दाग को धुलने की बड़ी तैयारी हो चुकी है। मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक बांद्रा में मौजूद ये स्लम अब संवरने वाला है। धारावी के संवरने से न सिर्फ वहां के लोगों की जिंदगी बदलेगी, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी उसकी रफ्तार पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। धारावी के उद्योग धंधों की विकास यात्रा भी गजब है। मुंबई में रोजी रोटी की तलाश में जो लोग आए और जो यहाँ रच बस गए, उनके लिए धारावी ने रहने के लिए छत और सहारे के लिए न जाने कितने हाथ दिए। यहाँ के कई ऐसे कारोबारी हैं जो कहीं रजिस्टर्ड तो नहीं है, पर इनका कारोबार भारत के बाहर भी है और भारतीय इकोनॉमी में छुपा हुआ योगदान इनका भी है। सन 1880 में अंग्रेजों द्वारा बसाए धारावी के कायाकल्प की बात समय समय पर होती रही है, बहुत सारी बहस भी होती है, लेकिन इसका जिम्मा उठाने कई अड़चनों के बावजूद कोई सामने नहीं आया। वहीं विकास की राह में कई रोड़े भी अटकाए गए, लेकिन अब अडानी ग्रुप इसका कायाकल्प करेगा। ऐसे में सवाल ढेर सारे हैं। पहला सवाल यह कि इतनी घनी आबादी और रहन सहन वाले धारावी के रूप रंग को बदलने का जो पूरा रोड मैप है वो किस तरह का है। इस रीडेवलपमेंट में वहां के उद्योगों का आखिर क्या होगा। ये पूरा इलाका मुंबई से जुड़ा हुआ है, एक कनेक्टिविटी जो है वो बहुत बेहतर है। यहाँ से पूरे मुंबई को कई तरह की सप्लाई जाती है। ऐसे में रीडेवलपमेंट के दौरान काम भी न रुके और लोगों को दिक्कत ना हो, उसके लिए क्या करना होगा। इन सब पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर चुनौतियां आखिर हैं क्या। ये सब कुछ जो पेपर पर आसान दिख रहा है, क्या ये इतना आसान है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बिजनेसमैन गौतम अडानी अब एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी को संभालेंगे। मुंबई के धारावी के रीडेवलपमेंट का काम दुनिया के तीसरे सबसे अमीर और एशिया के सबसे रईस गौतम अडानी की कंपनी करेगी। इस दौर में तमाम कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी रियल्टी ने धारावी स्लम के कायाकल्प की बोली जीती। इस प्रोजेक्ट के लिए 3 विदेशी कंपनियों सहित कुल 8 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी। अडानी ने इस प्रोजेक्ट के लिए 5069 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय सीमा 7 साल रखी गई है। दरअसल सरकार ने इसके लिए पूरी प्लानिंग की है। सरकार ने यह तय किया है कि किसी कंपनी के साथ करार कर स्लम एरिया को कैसे संवारा जाएगा। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस एरिया में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए काफी फायदेमंद होगा। सरकार मुंबई को बेहतर बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत धारावी के झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को फ्री में घर मिलेगा, जिससे इनका जीवन स्तर बढ़ेगा। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जारी होने के बाद पहले चरण का काम 7 साल में पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत झुग्गियों में रह रहे 6.5 लाख लोगों का पुनर्वास का लक्ष्य है। धारावी स्लम का क्षेत्र 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसका पूरा प्रोजेक्ट करीब 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। और धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो रोड मैप है वो कैसा होगा, किस तरह से यहाँ की जो विकास यात्रा है वो आगे बढ़ेगी, इस पर इस पूरे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के CEO SVR श्रीनिवास से खास बातचीत की हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल ने। हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के CEO मिस्टर SVR श्रीनिवास है। सर, ET नाउ स्वदेश से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। अडानी प्रॉपर्टीज़ जो है क्वालिफाई हुए हैं एज द हाईएस्ट बिडर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो इस सिनर्जी बिटवीन द गवर्नमेंट और ये प्राइवेट एंटिटी की जो सिनर्जी है, इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं। इस बार जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग किया गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, इसमें 2 चीज़ें थे। एक कि एक SPV बनना चाहिए, एक जॉइंट वेंचर, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी भागीदार रहें और प्राइवेट सेक्टर भी भागीदार रहें। और स्टेट गवर्नमेंट का सम सर्टेन कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल स्लम का कम्युनिकेशन करना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना, क्लियरेंसेस देना, ये सब स्टेट गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। और इन्वेस्टमेंट लाना वगैरह प्राइवेट सेक्टर की। सो हम दोनों का एक सिनर्जी के लिए हमने ये दोनों इशूज़ सॉर्ट आउट करने के लिए, ये दोनों प्रकार के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो इकट्ठा लाने के लिए हमने SPV का आइडिया सोचा था। और जब फडणवीस जी CM साहब थे पहले, उन्होंने इसके मंजूरी दी थी। अभी उन्होंने जाके ये रेलवे लैंड भी लेके आया और इसके साथ साथ अपना बिड भी चल रहा है प्रोसेस। मुझे लगता है कि अभी जल्द से जल्द कुछ अच्छी खबर मिलेगी, शुरुआत होगी, ऐसा लगता है। सर, ये कुछ 7 साल में रिहैबिलिटेशन प्रोसेस की शुरुआत होगी, मतलब उस प्रोसेस में लोगों को अलग अलग जगहों पर घर दिए जाएंगे। ये जो लैंड है रेलवे की तरफ से आएगी, ये लैंड कहाँ पर रहेगी मुंबई में और कितनी बड़ी लैंड है, किस तरह से लोगों को वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। हमारा आइडिया ऐसा थी कि धारावी के लोगों को धारावी के में ही उसको रिहेबिलिटेट किया करना चाहिए, बिकॉज इसका लाइवलीहुड्स का इशूज़ है। हम इनको निकाल के मानखुद में नहीं बेच सकते हैं, जो एलिजिबल लोग हैं उनके लिए। इसीलिए रेलवे लैंड हमने धारावी के नज़दीक साधारण साइड में बाउंड्री पे ही लिया था। सो उनको अभी दैट इज़ नियर दादर और धारावी
के बीच में है वो, और अबाउट 45 एकर्स है ये, 45 to 47 एकर्स। उसका पेमेंट भी हमने 800 करोड़ रेलवे को पेमेंट की, और अभी मैंने जैसे बताया, अभी अपना डिप्टी सीएम साहब ने दिल्ली जाके उनका सोल्यूशन भी निकाला, फिर हमने डेफिनेटिव एग्रीमेंट भी रेलवे के साथ कर लिया है अभी। सो इसके वजह से मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रिलीफ धारावी प्रोजेक्ट को मिली है, बिकॉज इसमें ऐसा है, अदरवाइज हमको ओपन स्पेस ही नहीं है धारावी में, सो ट्रांजिट करना पड़ता पहले। अभी ट्रांजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली मुझे लगता है कि हम लोग डायरेक्टली रिहाब में परमानेंट होम बन सकते हैं। सर, गवर्नमेंट और ये प्राइवेट एंटिटी स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पर इसको चलाएंगी, आगे प्रोजेक्ट लेके जाएंगे, तो इसका ब्रेकअप आप कुछ बता सकते हैं किस तरह से रहेगा? इसमें इक्विटी है ना, टोटल इक्विटी 500 करोड़ की रहेगी, 500 करोड़, उसमें से 400 करोड़ प्राइवेट एंटिटी लाएगी, 100 करोड़ हम लाएंगे, पर रिमेनिंग जो पूरा इन्वेस्टमेंट जो है, हम बता रहे थे कि 20,000 करोड़ का खर्चा जो होगी, वो सब इन्वेस्टमेंट प्राइवेट एंटिटी लाएगी, और थ्रू द फॉर्म ऑफ कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर, उस फॉर्म में लाएगी। और जैसे हमने उसमें स्टेजेस दिया है, सभी पूरा पैसा अभी लाके भी फायदा नहीं है, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप लाना चाहिए, उसका हमने फेजिंग दिया है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी दोनों रहेंगे, गवर्नमेंट के नॉमिनी रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी नॉमिनी रहेंगे, प्लस कुछ मॉनिटरिंग कमेटी शायद रह सकती है। सो लोगों को भी, हम लोकल रेजिडेंट्स को भी साथ में लेंगे इसमें, इसके हिसाब से हम प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश करेंगे। सर, इस प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसे कितने फेजेस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंप्लीट होगा, और फर्स्ट फेज कब स्टार्ट हो रहा है? 3 क्वेश्चन आपने पूछा। पहले ब्लूप्रिंट के बारे में, मास्टर प्लान हम लोग अभी एसपीवी जब फॉर्म होगी, या पहले अभी इसका अप्रूव करने का है, कमेटी ऑफ सेक्रेटरी के पास जाएगी, वो एक व्यू लेके अप्रूव किया, तो और उसके बाद फिर हम लोग दूसरा स्टेप सोचते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आपने बताया कि फॉर इंस्टेंस की ब्लूप्रिंट का करना, ब्लूप्रिंट अभी ये मंजूर होने के बाद, एलओए देने के बाद उनको मास्टर प्लान बनना चाहिए, जिसमें सबको समझे कि किधर अपना घर आ रहा है। सो इसको ट्रांसपेरेंसी देती है। ऑलरेडी मास्टर प्लान डीपी है उधर, धारावी के लिए सेपरेट डेवलपमेंट प्लान है, बट डिटेल्ड ब्लूप्रिंट बनेगी अभी 7-8 महीने में, काम की शुरुआत होना चाहिए। और दूसरा, ये कंस्ट्रक्शन अभी 3-4 महीने में शुरू हो सकता है, ऐसा लगता है मुझे जी। ये फाइनेंशियल ईयर में शुरू होना चाहिए, फर्स्ट फेज, ऐसा लगता है। और इसके लिए पहले इसका अप्रूवल तो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज के पास जाएगी, उधर अप्रूवल लेने के बाद आगे का काम होगा। और इसके कितने फेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फेजेस कैसे, उसमें मास्टर प्लान पे ऊपर डेवलप होगा, डिपेंडेंट रहेगी, कम से अराउंड 4-5 फेजेस में काम होना चाहिए, एज फार एज रिहाब इज कंसर्न। सर, इस प्रोजेक्ट के बाद धारावी की डेमोग्राफी काफ़ी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर जो रेसिडेंट्स रहेंगे उनको किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा, कमर्शियल और रेजिडेंशियल को आप थोड़ा ब्रेकअप करके बता सकते हैं कि किस तरह से ये इसकी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी? जैसे कि पूरा दुनिया को जानकारी है कि धारावी में एक्चुअली कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स काफ़ी हैं, और आपने देखा होगा स्लम लॉग मिलियनेयर, और लॉट ऑफ स्लम टूरिज्म भी उधर होता है, एक्चुअली सदियों से होता है। इसका मेन वजह ऐसा है कि उधर टेक्सटाइल्स का या लेदर का या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स का, काफ़ी प्लास्टिक इंडस्ट्री भी है, पॉटर्स भी है, उसी को हम लोग कंजर्व करेंगे, और उनको नया टेक्नोलॉजी देके लेस पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को, उनको एक्चुअली हम लोग मदद करेंगे। सेशन सरकार, स्टेट गवर्नमेंट मदद करेगी, उनका कैबिनेट ने डिसीजन भी लिया है एक्चुअली। नंबर 2, उनको बढ़ोतरी देने के लिए हमने जीएसटी का रिइंबर्समेंट का भी एक्चुअली एक प्रोविजन प्रावधान किया है, जो पहले किसी भी किधर भी नहीं था। सो स्टेट गवर्नमेंट को ये मालूम है, और ये जानकारी है कि जब तक धारावी का सूक्ष्म मोक्ष नहीं होता है, तब तक स्लम फ्री मुंबई नहीं हो सकता। इसीलिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी 15-20 दिन पहले उन्होंने बताया कि हमने एक्चुअली स्लम फ्री मुंबई का धारावी करने का है। उन्होंने एक्चुअली ऐलान भी किया था एक वर्कशॉप में रिसेंटली 15 दिन पहले। सेकेंडली, और डिप्टी सीएम साहब ने भी एक्चुअली दिल्ली जाके वो रेलवे का लैंड भी लेके आए। सो इट शोज दैट हम लोग एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट बहुत काफ़ी सीरियस है, स्पेशली कमर्शियल के लिए। उधर लोकल कमर्शियल का लाइवलीहुड्स का इशू है, हम लोग कमर्शियल बोलते हैं, पर लोगों के लिए लाइवलीहुड्स का इशू है। सो लाइवलीहुड कंजर्वेशन और उनका डेवलपमेंट, स्पेशली जब फार्मल इकोनॉमी में आ जाएंगे, मुझे लगता है कि उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी, एट द सेम टाइम फिर उनको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का मौका भी मिलेगा जी। तो देखा आपने किस तरह का रोड मैप है धारावी को आगे और बेहतर बनाने का, और इसको लेकर किस तरह से काम किया जाएगा, और इसके बारे में जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सीईओ हैं उन्होंने साफ तौर पर तस्वीर साफ की। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, और इन्हीं सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, और उनसे चर्चा तो हम करेंगे, इसके साथ ही आपको आगे दिखाएंगे कि इस वक्त धारावी की तस्वीर क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको बीच में हम। लेकिन सबसे पहले जरा मेहमानों से परिचय आपका करा दें। हमारे साथ है पंकज कपूर साहब, जो कि एमडी और फाउंडर हैं लाइसेंस फोरस से। बहुत बहुत स्वागत पंकज जी आपका। इसके साथ ही राजीव मिश्रा साहब हैं, जाने माने टाउन प्लानर। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले पंकज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, जो हम कागजों पर एक बड़ा ही चरणबद्ध तरीके से देख रहे हैं सारी चीजें, क्या वो इतना आसान है? बेसिक जो चैलेंजेस हैं वो आपको क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूटेड सिटी है ये धारावी। एक हाउसिंग प्रोजेक्ट अकेला नहीं है, जैसा वहाँ पे लोगों की लाइवलीहुड चलती है, कॉटेज इंडस्ट्री चलती है, काफी लोग जो हैं जो वहाँ रहते हैं वो वहीं पे काम करते हैं। तो एक रिजोल्यूशन करना, और कोई भी चीज को अगर हम फॉर्मलाइज करते हैं तो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि शायद जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसमें सस्टेन नहीं कर सकती। और यही कारण है कि इंसेंटिव और प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है कि
वो लाइवलीहुड कंटिन्यू करे और ये डेवलपमेंट हो। लेकिन पिछले जो 18-20 साल का एक जो कोशिश और रही है धारावी रीडेवलपमेंट में, इसमें अलग अलग पहलू उभर के आए हैं और मुझे लगता है कि आज का जो करंट प्लान है इसमें काफी हद तक का जो है उन प्रॉब्लम्स को देखा गया है। और जो अभी आप रिपोर्ट बता रहे थे और इंटरव्यूज बता रहे थे, उसके अंदर एक एक पॉइंट्स जो मेजर पेन पॉइंट्स हो सकते हैं, इसका कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन हमने सोचा है। तो मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स है, ये इजी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि 6 करोड़ स्क्वायर फीट का सेल एरिया है, 4 करोड़ स्क्वायर फीट का आपका रिहैब का कंपोनेंट है, 17-18 साल का प्रोजेक्ट है, एक बड़ी इक्विटी और बड़े डेट की जरूरत होती है। एक रियल एस्टेट डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पास्ट में भी देखा कि जेपी का और काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लिम्बो में चले गए। तो फाइनेंशियल एंड मार्केट डिमांड सप्लाई और रीडेवलपमेंट कंपोनेंट को मैनेज करना, साथ में रहने वाले लोगों की डिमांड और उनकी एस्पिरेशन को फुलफिल करना, लाइवलीहुड को मेंटेन करना और एक तरीके से डेवलपमेंट करना, तो ये एक सिटी का रिकॉन्स्टिट्यूशन है और ये कहीं से भी इजी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। और बट हैविंग सेड दैट, जो 18 साल गुजर गए हैं उसमें हमने बहुत हद तक जो है कई चीजों का रिजोल्यूशन और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से आगे चलते हमको ये प्रोजेक्ट्स में काम होता हुआ दिखेगा और एक प्रोग्रेस दिखाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अभी आपको एक बेहतर जो है वो प्लानिंग साफ तौर पर नजर आ रही है और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जब इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्लानिंग है, जहां पर हम देख रहे हैं कि रेजिडेंशियल भी प्लानिंग करनी है और वहां पे लोगों के कमर्शियल हितों का भी ध्यान रखना है, और धारावी की जो विकास यात्रा है जहां तक आज वो पहुंचा है वो कुछ सालों की नहीं है, बहुत अरसे से है। ऐसे में आपको क्या चैलेंजेस नजर आ रहे हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखें? हाँ, देखिए, इस प्रोजेक्ट को 18 साल लगे, ये सबको पता ही है, लेकिन अगले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 18 साल न लगे, इसके लिए अभी से ही तैयारी करना शुरू हो जानी चाहिए। पहली बात तो ये है कि धारावी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है बंबई शहर का, जिसमें लोग जो बंबई चलाते हैं वो रहते हैं, इसलिए पुनर्विकास तो होना ही चाहिए। लेकिन पुनर्विकास होते होते ऐसी सुविधाएं इन लोगों को दी जानी चाहिए जो लाइवलीहुड ही नहीं, रहने को घर ही नहीं, बट कुछ मूलभूत सुविधाएं जैसे एमिनिटीज होती हैं, स्कूल होती हैं, मार्केट होता है, ये भी दिया जाए। अगर ये सारी सुविधाएं आप उनको नहीं देंगे तो वो लोग इस जगह को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। उनको इस जगह को स्वीकार करने के लिए जो जो सुविधाएं देनी चाहिए वो प्लान में होना जरूरी है, उनका मनोगत लेना जरूरी है। सिर्फ प्लान को इम्प्लीमेंट करना ही कोई काम नहीं है, बट प्लान को स्वीकार करके लेना, उन लोगों को ये समझाना कि आप अब अच्छी तरह से अपनी जिंदगी बिताएंगे, ये जरूरी है, नहीं तो विघ्न आएगा काम। दूसरी बात है, एनवायरमेंट तो क्लीन होगा ही, लेकिन पानी बिजली की जो सुविधा है आज नहीं है धारावी में। आज हर घर में अलग अलग कनेक्शन है, लेकिन जब रीडेवलपमेंट होगा, हाई राइज बिल्डिंग आएंगी, तब उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना अभी से ही करना जरूरी होगा, नहीं तो बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जगह भी नहीं बनेगी। और आखिरी पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, अगर सारे रहिवासी जो धारावी में रह रहे हैं पुनर्विकास में, अगर कोशिश कर रहे हैं कि सब के सब नीचे आके गणेश उत्सव मनाएं या मैं कहता हूँ दुर्गा पूजा मनाएं, तो उतनी जगह बची रहनी चाहिए जगह पे, ताकि सब लोग एक होकर ये उत्साह से सारे फेस्टिवल मना सकें। मुझे लगता है डेंसिटी बहुत ही हाई होने वाली है, जिसकी वजह से दिक्कत होने की संभावना है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि जिन पर अभी से काम करना बहुत आवश्यक है, और ये भी ध्यान रखना होगा कि जो धारावी का रहन सहन है, धारावी के जो लोग हैं और जो भी लोग हैं, उनसे किस तरह से इसे आगे बढ़ाने में, जिस तरह से आपने गणेश उत्सव का भी जिक्र किया कि ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत ही केवल हम पेपर प्लान बना के नहीं ठीक कर सकते, इनके बारे में कहीं ना कहीं ग्राउंड पर भी काम करने की आवश्यकता है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो धारावी की ग्राउंड रियलिटी वो है क्या? एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी को अब संवारने का काम अडानी जरूर करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है, जरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, हमारे सहयोगी अनुराग शाह आपको बता रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के धारावी इलाके में, और धारावी जो लोगों के दिमाग में जिसकी जो छवि है वो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी के नाम से, जहां पर लाखों लोग रहते हैं, कई सारे कारखाने हैं। एक बार फिर जो धारावी चर्चा में है, क्योंकि जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसकी जो बिड है वो अदानी रियल्टी के द्वारा 5000 करोड़ में जीती गई है, फाइनेंशियल बिड। इस बिडिंग के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक एसपीवी तैयार की जाएगी, जिसमें प्राइवेट प्लेयर जो होगा उसकी हिस्सेदारी 80% होगी और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 20% होगी। ये धारावी का जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये चौथी बार वापस चर्चा में है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने 3 बार प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि ये जो रीडेवलपमेंट का प्रयास है वो सफल होगा। करीब 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है धारावी रीडेवलपमेंट का, जहां पर
10 मिलियन स्क्वायर फीट यानी 1 करोड़ स्क्वायर फीट तक का एरिया डेवलप किया जा सकता है। जिस तरह से धारावी के अंदर जो आबादी है करीब 10 लाख की आबादी है, लेकिन जो आखिरी सर्वे हुआ था वहां पर करीब 60,000 परिवार चिन्हित किए गए थे जिनको रीडेवलपमेंट के अंदर अपना आशियाना दिया जाएगा। इसके अलावा करीब 15,000 कॉमर्शियल स्टेब्लिशमेंट भी है, यानी छोटे छोटे कारखाने, क्योंकि धारावी अपने जो छोटे कारखानों के लिए भी मशहूर है, जहां पर लेदर का कारखाना, बैग बनाने का कारखाना, चूड़ी बनाने के कारखाने भी है, तो उसकी संख्या करीब 15,000 तक है। तो इन सभी जो कॉमर्शियल स्टेब्लिशमेंट के जो छोटे कारखाने वाले लोग हैं इनको भी फायदा होगा। इसके अलावा करीब 60,000 परिवारों को भी घर दिया जाएगा रीडेवलपमेंट के बाद। धारावी का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये मुंबई का जो फाइनेंशियल हब है बीकेसी से भी सटा हुआ है। बेंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर है, वो जो इलाका है वो भी धारावी से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ की जो प्रॉपर्टी है ये प्राइम लोकेशन की मानी जाती है, और एक बार रीडेवलपमेंट होने के बाद जो लाखों स्क्वायर फीट का जो एरिया होगा वो कमर्शियल दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होगा। जो टाइमलाइन बताई गई है कि 7 साल के अंदर जो लोगों को रीडेवलपमेंट के घर दिए जाएंगे, लेकिन जो इसकी अपर लिमिट है वो 15 से 17 साल तक भी हो सकती है। तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसपे केवल महाराष्ट्र सरकार की नहीं देश के अंदर बाकी लोगों की भी नजर लगी हुई है, क्योंकि धारावी अपने आप में एक काफी बड़ा सिंबल है। कैमरा पर्सन तुषार के साथ मैं अनुराग शाह, ईटी नाउ स्वदेश के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से हमारे सहयोगी अनुराग शाह बता रही थी कि किस तरह की डेमोग्राफी है, कितने लोग हैं और उनके पुनर्विकास की जो बात है वो कितना बड़ा चैलेंज है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हैं। पंकज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हम 10 लाख की आबादी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कागज में जिनको एक तरह से कहा जाए लीगल तौर पर जिनको माना गया है वो संख्या 60,000 50,000 के करीब पहुंच रही है। लगभग 15,000 के करीब इंडस्ट्रीज हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब इन लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा तो ये भी एक बहस उभर कर सामने आ रही है कि कहीं ये जो लंबा प्रोसेस 7 साल 8 साल ये कितना चलेगा, इसके बीच में कहीं और एक और धारावी न बन जाए। आई थिंक इसकी प्लानिंग होगी और इसको फेज वाइज डेवलपमेंट में किया जाएगा कि एक सर्टेन एरिया है जहां पे कुछ लोगों को शिफ्ट करेंगे। तो अगर आप 60,000 की बात करें तो 60,000 हाउस होल्ड हैं, अगर ईच हाउस होल्ड में 5 लोग या 6 लोग या 7 लोग रहते हैं तो उसके बेसिस पे पॉपुलेशन आती है। तो जो आकलन किया है वो हाउस होल्ड और पॉपुलेशन के बीच में है, उसमें 5 का या 6 का रेशियो रहता है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो आपकी बात है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसमें जरूर ही लोगों की जीविका के ऊपर जो है इम्पैक्ट होगा। बट आई थिंक अगर 17-18 साल में जो है जिस तरीके का काम हुआ है और जिस तरीके के इंसेंटिव्स गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो उस अफेक्ट को जो है वो नलीफाई कर सकें और एक सहमति के साथ डेवलपमेंट करें, तो आई थिंक वो जरूरी होगा। और मेरे हिसाब से फेज वाइज डेवलपमेंट को करके जो है उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी की जीविका पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो लोकेशन से और उसकी इंटरेक्टेबिलिटी के ऊपर काम करता है। तो जब भी आप कोई कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को रीलोकेट करते हैं तो उसकी सारी लॉजिस्टिक और पे भी इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा, बट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने और अथॉरिटीज ने इसके ऊपर काम किया होगा पास्ट में भी, और लोगों की सहमति होगी तभी ये आगे जाकर के बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने की कि रेजिस्टेंस तो होगा, लेकिन उसके लिए किस तरह का होमवर्क अथॉरिटीज ने किया है। आपने की कि रेजिस्टेंस तो होगा, उसके लिए किस तरह का होमवर्क अथॉरिटीज ने किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तो किस तरह की तैयारी है वो देखना काफी अहम होगा। और जाहिर सी बात है राजीव जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, जब आमतौर पर एक बहुत ही प्लान्ड रीडेवलपमेंट होता है तो वहां हम देखते हैं कि सबके पास एक लीगल दस्तावेज है, सारी चीजें हैं। धारावी के बारे में तो बहुत कहा जाता है कि यहाँ तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं और कई तो विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर रही हैं, बहुत सारे। और ये भी एक बहुत बड़ी अड़चन है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे बेनिफिशरीज हैं उसमें हम ये भी देखते हैं कि एक ही घर में कई लोग रह रहे हैं, कुछ लोग केवल काम के लिए आते हैं और किसी और के घर में रह रहे हैं। तो ये सब चीजें स्ट्रीमलाइन कर पाना, इस तरह के चैलेंजेस पहले कभी देखे गए? नहीं सर, ये बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है धारावी में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धारावी एक ऐसा गांव है जो भारत से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के कुछ गांव के लोग 3-3 महीने के लिए यहाँ आते हैं, फिर अपने अपने घर जाकर खेती करते हैं। तो एक घर केवल एक ही परिवार का है ऐसा नहीं है, ये साल भर में 3 परिवार में बांट दिया गया है। तो जब नया घर मिलेगा तो किसको मिलेगा और किस घर के बारे में क्या होगा, इसकी तो जानकारी अभी आपको बाद में ही प्राप्त होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धारावी में ऐसे कई घर हैं जिन्होंने अपने घर को किराए पे दे दिया है, अपने घर के ऊपर वाले कमरे में किसी और को काम करने के लिए दे दिया है, उसने किसी और को काम करने के लिए दे दिया। तो किराएदार लोगों की संख्या धारावी में बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, ये जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है इसमें भी पावर कनेक्टिविटी का इशू है, पावर कनेक्शन को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
तो बिल कौन भरता है? ये तीनों जन बांट के बिल भरते हैं। लेकिन जब ये हाउस होल्ड बन जाएगा और केवल एक को दिया जाएगा तो बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है धारावी रिडेवलपमेंट में। काफी झगड़ा होगा, थोड़े क्राइम भी बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टाउन प्लानिंग अथॉरिटी ने अगर डेवलपमेंट करना है तो कुछ एस्टेब्लिशमेंट गिनकर उससे ज्यादा ही एस्टेब्लिशमेंट बनाना जरूरी है, ताकि उसको योग्य रूप में सब लोगों को बांटा जाए। नहीं तो कई लोग ऐसे होंगे जो वंचित रह जाएंगे कहीं ना कहीं से। एक कदम आगे जाना होगा। ये जिनका आपने जिक्र किया, इन सबको वाकई एक स्ट्रक्चर में लाना बहुत बड़ा चैलेंज है। समय कम है, हालांकि ये चर्चा जो है हमने कोशिश यही की कि आखिर किस तरह की चुनौतियां उसको जाने। हम जान रहे हैं कि एक पेपर पे सब कुछ बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि चुनौतियां बहुत सारी हैं और उम्मीद यही है कि जो धारावी की विकास यात्रा है उसमें इन चुनौतियों से जल्द निपटा जाए और जिस तरह की प्लानिंग हो वो एग्जीक्यूट हो, लोगों की बेहतरी हो और उनके उद्योगों का और ज्यादा विकास हो। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने दोनों ही खास मेहमानों का, पंकज जी और राजीव जी, हमारे शो में जुड़ने के लिए और अपनी विशेष राय देने के लिए।